जय हिंद एवरीवन। एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या गर्ल्स को फॉर्म भरने की अपॉर्चुनिटी इस बार 2022 यानी फर्स्ट 2022 बैच के लिए मिलेगी? तो ये पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा था कि गर्ल्स फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। तो इन सारी बातों पर हम चर्चाएं करेंगे। दूसरा, एग्जाम की डेट क्या रहेगी, ठीक है, और सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा। बार बार सुनने को मिल रहा था कि सिलेबस चेंज हो गया, ये है, तो क्या सिलेबस में चेंजेस आए हैं या नहीं आए, वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। फॉर्म की डेट क्या है, ठीक है, कब से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गए, और उसकी एज क्या है, यानी फॉर्म को भरने की एज डिटेल्स, हम सारी बातें यहाँ करेंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है लड़कों को कि मेरे इंग्लिश में 45 हैं, मैथ में 38 हैं और फिजिक्स में 22 हैं, तो मैं फॉर्म भर पाऊंगा कि नहीं भर पाऊंगा। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं एकदम एक एक डाउट को आपको सॉल्व करूंगा, एक एक चीजों को आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहला पॉइंट और सबसे पहला मिथ और जो डाउट जो घूम रहा था वो पहले यहां क्लियर हो जाता है कि इंडियन एयरफोर्स इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम अनमैरिड मेल्स, यानी सीधा सीधा उसने लिखा है कि अनमैरिड मेल्स के लिए है ये एग्जाम। यानी इस बार कोई भी गर्ल्स को अग्निपथ बैच के लिए, फर्स्ट 2022 बैच के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है इनको फॉर्म फिल करने के लिए। तो गर्ल्स को कोई भी अग्निपथ बैच के लिए एंट्री नहीं मिल रही है, क्लियर हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल्स के लिए अप्लाई होगा, ठीक है, चाहे वो इंडियंस हो या नेपालीज हो। दूसरी बात, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट, यानी कब से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं फिल होना, ये 24 जून से स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक भरे जाएंगे, 5 जुलाई 2022 तक। तो जितना जल्दी हो सके फॉर्म को जरूर फिल करने की कोशिश करें। कई बार देखने को मिलता है कि हम जब लेट फॉर्म भरते हैं तो हम अपने मन मुताबिक, हमें सेंटर नहीं मिलता, वो कहीं बाहर चला जाता है। कई बार इस तरीके से चीजें देखने को मिलती हैं। तो जितना जल्दी हो सके अपने फॉर्म को जरूर फिल करना स्टार्ट करें। तो 24 जून से 5 जुलाई, ठीक है। और एग्जाम की डेट क्या है, एग्जाम की डेट है 24 जुलाई 2022, यानी एग्जाम 24 जुलाई 2022 और आगे लिखा है ऑनवर्ड्स, यानी 24 जुलाई 2022 के बाद आपका एग्जाम होगा। 25, 26, 27, 28 तक चलेगा, है ना। तो 24 तक कोई एग्जाम नहीं, 24 के बाद आपका एग्जाम होगा, ये क्लियर हो चुका है, ठीक। आगे समझते हैं। देखो, डेट ऑफ बर्थ का क्या क्राइटेरिया है, वो मेन है ना। तो डेट ऑफ बर्थ को समझते हैं बच्चे। कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 29 दिसंबर 99 एंड 29 जून 2005, यानी जो फॉर्म फिल करेंगे आप, उनकी डीओबी 29 दिसंबर 1999 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 29 जून 2005 के बाद की नहीं होनी चाहिए। इनके बीच में लाई करनी चाहिए आपकी डीओबी। तो 29 दिसंबर 1999 से 29 जून 2005 तक के कैंडिडेट्स को यहां पर लिया जाएगा। देखो, बहुत बड़ी चीज, कंपटीशन होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 2000 वाले भी नहीं तैयारी की थी और 2001 वाले ने भी तैयारी करी थी। इन्होंने तैयारी को स्टॉप कर दिया था क्योंकि कहीं ना कहीं ये था कि एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अब 2 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया है तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, ये साफ साफ आपको जाहिर हो रहा है। तो पढ़ाई तो सबको करनी होगी। तो ये आपका है ना, 99 से 2005, क्लियर, इतनी बात। दूसरी बात जो मेन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ध्यान से आपको समझना है कि साइंस सब्जेक्ट, देखो साइंस सब्जेक्ट का मतलब है एक्स ग्रुप की अगर मैं बात करूं, एक्स ग्रुप जिसमें फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आता है ना, तो एक्स ग्रुप, ठीक। तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो कहीं ना कहीं ये हमें सुनने को मिल रहा था कि इस बार 10th वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, इस तरीके की चीजें सर्कुलेट हो रही होंगी। तो आपको साफ साफ लिख रहा है कि इंटरमीडिएट 10+2, यानी फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। 10th का कोई लेना देना नहीं है, आप 10th से इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो, पहली बात। यानी अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पास विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश from an educational board listed as COBSE members with the minimum 50% marks, यानी फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, इन तीनों के मिला के मिनिमम 50% आपकी होनी चाहिए, 50% से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद एक जो मेन चीज है वो ये है, एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश, यानी अलग से इंग्लिश में 50 मार्क्स होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं, मान के चलो इंग्लिश में आपके 49 नंबर हैं, इंग्लिश में आपके 49 नंबर हैं और फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के मिला के टोटल बनने 50%, तो आपका कॉल अप लेटर नहीं आएगा,
आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। यानी इंग्लिश में मस्ट है, 50 नंबर इंग्लिश में होने ही होने चाहिए, मस्ट है, नेसेसरी है। इंग्लिश में 50 नंबर होने चाहिए और टोटल मिला के 50% होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? यानी फिजिक्स और मैथ में पासिंग मार्क्स होने चाहिए, ऐसे समझ लो। यानी ओवरऑल हमारा 50% निकल के आना चाहिए ओवरऑल, और जबकि स्पेशली इंग्लिश में 50% होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। कई बार ये बहुत ज्यादा लड़कों को नहीं पता होता, तो वो इस तरीके की चीजों को ढूंढते रह जाते हैं, सर्च करते रहते हैं कि क्या होगा। तो मैं क्लियर कर देता हूं ये पॉइंट, इंग्लिश में 50 नंबर नेसेसरी हैं और टोटल फिजिक्स मैथ इंग्लिश में 50 नंबर होने चाहिए, 50% होना चाहिए मिनिमम। यानी फिजिक्स में मान के चलो 33 नंबर है ना, मैथ मान के चलो 33 नंबर है, और इसमें कम से कम 50 है, तो ओवरऑल परसेंटेज अगर आपका 50 बन रहा है, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। ठीक है, और इंग्लिश में नेसेसरी है कि आपका 50 नंबर होना ही होना चाहिए, और ओवरऑल 50%। कितनी बात क्लियर? दूसरा, पास्ट 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स, यानी और यानी या अगर आपके पास ये हो, पास्ट 3 ईयर इन डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी from a government recognized polytechnic institute with 50% marks in aggregate and 50% marks in English in diploma course or in intermediate, और if English is not a subject in diploma course। देखो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि अगर 3 ईयर आप डिप्लोमा कोर्स है, चाहे इंजीनियरिंग से हो, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, ऑटोमोबाइल से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, आपके पास इसमें 50% होना चाहिए और इंग्लिश में स्पेशल 50% होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है? और इसके बाद और ऑप्शन में दे दिया है कि पास 2 ईयर वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट दैट इज फिजिक्स एंड मैथ फ्रॉम स्टेट एजुकेशनल बोर्ड काउंसलिंग विच आर लिस्टेड इन COBSE विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% मार्क इन इंग्लिश इन वोकेशनल और इन इंटरमीडिएट। मतलब क्लियर है, अगर आपके पास वोकेशनल कोर्स विद नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथ है तो आपको 50% मार्क्स चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स। ये क्लियर है इतनी बात? दूसरा, आपको ये तो क्लियर हो गया कि 10+2 आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर पाएंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ 10th से काम नहीं चलने वाला है। अब देखो, उसने बोला कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट, अगर साइंस सब्जेक्ट ना हो, जैसे फिजिक्स नहीं हो, मैथ नहीं हो, ठीक है, तो अदर देन साइंस, जैसे कॉमर्स से हैं, आर्ट से हैं, तो अगर अदर देन साइंस सब्जेक्ट का मतलब है वो वाई ग्रुप में फॉर्म फिल कर पाएंगे। पहली बात तो समझ लो, अगर साइंस वाले सब्जेक्ट, साइंस का आपके पास सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है, ये सब है, तो आपके पास एक्स ग्रुप होगा, और अगर कॉमर्स से हैं, आप आर्ट्स से हैं, अदर किसी स्ट्रीम से हैं, तो आप वाई ग्रुप के लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ उन्होंने उनके लिए दिया है जिन्होंने कॉमर्स या आर्ट्स से किया है, तो उन्होंने बोला है कि पास्ट इंटरमीडिएट, यहां भी आप 10+2 होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, एग्जामिनेशन इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, अप्रूव्ड बाय सेंट्रल स्टेट एजुकेशनल बोर्ड लिस्टेड एट COBSE मेंबर विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 50% इन इंग्लिश। जैसे आपके पास कॉमर्स है, आपने कॉमर्स किया है, तो टोटल आपके सभी सब्जेक्ट में 50% होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में आपके पास स्पेशल 50% मार्क्स होना चाहिए। आप आर्ट्स हैं तो 50% आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए, स्पेशल है ये, और ओवरऑल आपका 50% बन रहा हो, ये मेन चीज है। यानी इंग्लिश में वैल्यू दी गई है, 50% आपको अलग से इंग्लिश में चाहिए 50% मार्क्स, और इसके अलावा और ये सारी चीज है। ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या है, जो मेन मुझे आपको बताना है, कई बार हम देखते हैं कि जैसे हमारी मान के चलो ओवरऑल जो परसेंटेज है वो बन रही है 49.99%, ऐसे करके बन रही है, तो हम क्या समझ लेते हैं, राउंड ऑफ लगा के 50% है तो हम फॉर्म फिल कर देंगे। ये उसने क्लियर कर दिया है, अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। उसने क्या बोला है कि 49.99% को वो 49% ही काउंट करेंगे, ना कि 50%, इसलिए फॉर्म फिल नहीं होगा। 49.99 को वो 49% काउंट करेंगे और कम से कम 50% चाहिए फॉर्म को फिल करने के लिए। तो उसने क्या बोला है, ध्यान से समझना है यहाँ पे, exact aggregate percentage of the marks before decimal written in the marks sheet of 10+2 intermediate equivalent examination, 3 years diploma course, 2 years vocational course, or calculated as per the rules of concerned education board polytechnic institute shall only be considered. For example, 49.99% should be taken as 49%, जो मैंने बोला है 49.99% को वो 49% मानेंगे, नॉट टू बी राउंडेड ऑफ 50%, वो 50% उसको अज्यूम नहीं करेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी 49.99% है, दैट मीन्स आपको फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर? आगे जो हमें समझना है, जैसे मैंने बोला था आप सभी कि अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस सब्जेक्ट से हैं, तो इसका मतलब आप एक्स ग्रुप में फॉर्म अप्लाई करेंगे। अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट से मतलब वाई ग्रुप,
और साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट, इसका मतलब हो गया साइंस एक्स और अदर देन मतलब वाई, ये एक्स प्लस वाई। उसमें कुछ टाइमिंग वगैरह बताइए कि आपको किन किन सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो उसने बोला है साइंस सब्जेक्ट के लिए टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट सेल विल बी 60 मिनट, 60 मिनट आपको मिलेगी, जिसमें आपके पास 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथ होगा, फिजिक्स होगा, इंग्लिश होगा, यानी तीनों के लिए 20-20 मिनट है, तीनों के लिए 20-20 मिनट है, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। क्लियर। उसने बोला अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी वाई ग्रुप के लिए टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट सेल विल बी 49 मिनट्स एंड सेल कंप्राइज ऑफ द इंग्लिश एज पर 10+2 सीबीएसई सिलेबस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। यहां पर जो वाई ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो वाई ग्रुप के अंदर आपका रागा होता है प्लस होता है इंग्लिश, रागा प्लस इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलती है और रागा के लिए 25, तो टोटल मिला के कितना हो गया 45 मिनट, आपको 45 मिनट मिलेगी। क्लियर है, टोटल 45 मिनट मिलेगी, जिसमें रागा के लिए 25 मिनट और इंग्लिश के लिए 20 मिनट। ठीक है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप बार बार हम सिलेबस की बात करे थे कि सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया, उसने क्लियर बोला है कि आपका जो सिलेबस है वो एज पर 10+2 सीबीएसई सिलेबस। बात क्लियर। तो आपका देखो यहां भी एज पर 10+2 सीबीएसई सिलेबस, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, उसने क्लियर बोला है कि आप 10+2 सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से कंसीडर करेगा। ठीक है। अब एक्स प्लस वाई में आते हैं। साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट विल बी 85 मिनट्स, यानी एक्स प्लस वाई दोनों के पेपर के लिए आपको 85 मिनट मिलेगी, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ एज पर 10+2 सीबीएसई सिलेबस एंड रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रागा। यानी ध्यान से समझो, एक्स प्लस वाई की जो बच्चे सिचुएशन है उसका मतलब ये है कि टोटल टाइम 85 मिनट मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें फिजिक्स एक्स में आएगा, फिजिक्स आएगा, मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा और राग आएगा वाई ग्रुप में। ठीक है। इंग्लिश जो है बेटे कॉमन होता है दोनों के लिए, कॉमन है ना, कॉमन होता है एक्स प्लस वाई में। जैसे आपने एक्स प्लस वाई डाला है फॉर्म में, तो आप फिजिक्स का भी देंगे, मैथ भी देंगे, इंग्लिश भी देंगे, रागा भी देंगे, तो इंग्लिश का एक ही पेपर होगा, कॉमन होगा दोनों के लिए। तो ये 20 नंबर का आता है और फिजिक्स मैथ कितने का बन गया 20-20 40, और रागा कितने का होता है अभी हमने पढ़ा था 25, तो 40 और 20 कितना हो गया 60 और 25 कितना हो गया 85 मिनट इस तरीके से बन रही हैं। तो आप ऐसे नहीं सोचें कि 85 मिनट बन रही है भाई, 60 मिनट तो एक्स के लिए और वाई के लिए 45, तो 105 मिनट बनेंगे, नहीं नहीं। जो आपका इंग्लिश होता है ना वो कॉमन होता है 20 मिनट उसके लिए, मतलब कॉमन होता है वो दोनों के लिए एक ही होता है। ऐसा नहीं कि रागा में वाई ग्रुप के लिए अलग से इंग्लिश आएगा, एक्स के लिए अलग से इंग्लिश आएगा, नहीं, एक ही पेपर होता है। तो इस तरीके से 85 मिनट्स बन रही हैं। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और ईमानदारी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, और इस बार सबसे अग्निवीर बनने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें और अग्निपथ बैच को ज्वाइन करें। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको, बस मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।